हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांशु। आई एम योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, कि सोशियोलॉजी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और हमारे समाज में ये जो वर्ड है ना स्ट्रेटिफिकेशन, इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी आती है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारी थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी के अंदर और जो की थिंकर्स हैं, ये सबको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसका आपको हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। हिंदी में इसका अनुवाद है सामाजिक स्तरीकरण और इंग्लिश में बोले तो सोशियोलॉजी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो जल्दी से ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप CUET PG 2027 की तैयारी स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा सदाबहार एवरग्रीन नंबर है। इस नंबर पे आपको कुछ भी चाहिए हो, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करने हैं या आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है, तो आप भले ही आप चाहें ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट हो, प्रीवियस ईयर वाले स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, किसी की भी कोई की भी अगर दिक्कत है आपको, तो इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं एंड हमारे किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे 2 बैच चल रहे हैं। पहला बैच है अल्टीमेट 2.0, अगर आप सोशियोलॉजी क्लियर करना चाहते हैं CUET PG 2027 में, और महापैक में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। इसमें आपको 250 से ज़्यादा लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड, 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एंड उससे ही कहीं ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। यूनिट वाइज भी आपको क्वेश्चंस एंड PYQs मिलते रहेंगे। आप मेरा कोड DIV07 यूज़ करके मैक्सिमम फ़ायदा, ओप्स ये क्या हो गया, आप मेरा कोड DIV07 यूज़ करके ना मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्दी से यार मैं ओपन कर देता हूँ नोट्स को, ग्लिच कर गया था। खैर कोई बात नहीं, शायद हम वहीं से दोबारा से इसको ओपन कर पाएँ। यप, देन या ये थी हमारी फाइल, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि क्या था। मैंने आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताया कि स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों आती है। इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। करंटली मेरे 2 बैचेस चल रहे हैं, एक महापैक एंड एक अल्टीमेट बैच। इसके लिए कोड आप DIV07 यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी गाइडेंस चाहिए तो ये मेरी जीमेल आईडी है, मेरा अकाउंट है, इस पर मेरे आपसे आप कांटेक्ट करके आप पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो जल्दी से समझते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखिए, इसको अगर मैं आपको आराम से समझाऊँ ना कि सामाजिक के डेफिनेशन क्या है स्ट्रेटिफिकेशन की, यानी कि स्तरीकरण की परिभाषा क्या है, तो इसको अगर मैं आपको डिटेल में अगर सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में समझाऊं, तो इसका मतलब है a system by which a society rank categories of people in hierarchy creating socio-economic strata। यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा समाज लोगों की श्रेणियों को पदानुक्रम में रखता है, जिससे सामाजिक आर्थिक स्तर बनते हैं। यानी कि सोसाइटी के अंदर हम जो हायरार्कीज देखते हैं ना, फिर चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तो वो जो हमारे सोसाइटी के अंदर हायरार्कीज होती हैं, वो सब स्ट्रेटिफिकेशन के अंडर ही आती है। स्ट्रेटिफिकेशन एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो पॉजिटिव हायरार्कीज हैं वो भी आती है, जो नेगेटिव हायरार्कीज हैं वो भी आती है, दोनों तरीके की हायरार्कीज आती हैं। तो जल्दी से हम समझते हैं कि और क्या क्या मतलब है। इससे होता क्या है, इट रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। यही वही इन्होंने नेगेटिव वाली मैंने थ्योरी यहाँ पे लिखी कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वेल्थ का, पावर का और प्रेस्टीज यानी कि आपकी इज्जत का, तो इस वजह से भी ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आता है। और किस बेसिस पे आता है, देखिए, जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हमारा 2 तरीके का होता है। हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा आर्काइव्ड स्टेटस, एक होता है हमारा अचीव्ड स्टेटस। अब ये एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है, ये हमें ना इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये हमें पहले से ही मिल जाता है, ये हमें बर्थ से ही मिल जाता है। जैसे कि आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपकी रेस, आपकी कास्ट, ये आपको बर्थ से ही मिल गई, तो ये हो गया आपका एस्क्राइब्ड। और आपका अचीव्ड स्टेटस वो होता है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जो आप कमाते हैं। जैसे कि अगर आपने CUET PG 2027 एग्जाम क्लियर कर लिया और आपने JNU में एडमिशन ले लिया, तो ये आपका एक अचीव्ड स्टेटस हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस क्या होता है, यानी कि प्रदत्त और अर्जित। हिंदी में एस्क्राइब्ड का मतलब प्रदत्त और इंग्लिश में एस्क्राइब्ड अचीव का मतलब हिंदी में है अर्जित। और ये होता क्या है, ये लेजिटिमाइज्ड हो जाता है आइडियोलॉजी से कि इसी की वजह से इनइक्वालिटी होती है। यानी कि इसकी वजह से ना ये एक तरह से जो सोसाइटी के अंदर अनइक्वालिटी होती है ना, ये जो हमारे अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस हैं, ये हमें
लेजिटिमाइज कर देते हैं सोसाइटी के अंदर अनइक्वलिटी को। और इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कौन कर देता है? इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है तब जब स्ट्रेटिफिकेशन इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट कैरीज ओवर द जनरेशन एस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अनइक्वालिटी दैट इज डीपली एम्बेडेड इन सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें सिर्फ एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, इसमें जनरेशंस ऑफ सोसाइटीज़ का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। उसी की वजह से ना ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी इसका हो जाता है। तो इसी की वजह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इनइक्वालिटी भी ये जन्म दे देता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है। अब इसको हम जल्दी से समझते हैं कि किस तरीके से ये हुआ करता था। पहले हमने देखा था सोशल और एंशिएंट तरीके के जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन होता था वो कैसे होता है। तो सोशली कैसे होता है हमारा? इट इज सोशली पैटर्न नॉट बायोलॉजिकली मैंडेटेड। यानी कि जब आपके अंदर बायोलॉजिकली जब आपको इनइक्वली और हायरार्किकली जब आपको अलग नहीं कर दिया जाता, तब वो होता है हमारा सोशली यानी कि जैसे कि आपका रिलीजन, आपका कास्ट, तो ये आपकी सोशल चीज़ें, हमारी सोसाइटी के सोशल पार्ट्स हैं ये। इसकी वजह से जो हायरार्की आती है वो आती है हमारी सोशल में। और एंशिएंट में क्या आती है? एंशिएंट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन। यानी कि जैसे कि हमारी पुरानी सिविलाइजेशन में होता था ना, जैसे मास्टर एंड स्लेव की तो हमेशा से चलती आई है कहानी के पहले के ज़माने में, किस तरह से कुछ लोग मास्टर्स हुआ करते थे, कुछ लोग स्लेव्स हुआ करते थे। तो इसके रूट्स ना हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी प्रेजेंट में हम कैसे देख रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से भी ये किस तरीके से चला आ रहा है। और ये हमेशा ना यूनिवर्सल रहता है, ऐसा नहीं है कुछ सोसाइटी में है, कुछ सोसाइटीज़ में नहीं है, किसी कंट्री में है, किसी में नहीं है, ये हर जगह रहता है। बस इसका नाम अलग हो जाता है। जैसे इंडिया में अगर कास्ट है तो यूएस में वही चीज़ रेस है, बस नाम अलग है लेकिन काम वही है कि हायरार्की, सोसाइटी के अंदर हायरार्की क्रिएट करना। जैसे कि वाइट्स लोग समझते हैं ना, कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं और ब्लैक्स ज़्यादा सुपीरियर नहीं हैं, अनसुपीरियर हैं। तो वही बात ये स्ट्रेटिफिकेशन भी बताता है। यूनिवर्सल प्रेजेंट ग्लोबली थ्रू द हाई वेरिएबल स्ट्रिक्टनेस, यानी कि ग्लोबली प्रेजेंट रहता है बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ, और साथ में डाइवर्स फॉर्म में रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट है, यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज में क्लास है, ईस्टेट और स्लेवरी सिस्टम भी इसी का पार्ट बन जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। अब इसमें समझ लेते हैं, इसमें ना हमारे दो तरीके के स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ये होता है कि आप अपनी हायरार्की को ना, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ओपन सिस्टम में आप कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में कैसे नहीं कर सकते? जैसे कि अगर आप ब्लैक पर्सन पैदा हुए तो आप ऑलरेडी ब्लैक बन गए ना, तो उसको आप एक क्लोज सिस्टम हो गया, उसके बाहर नहीं निकल सकते आप। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप किसी रिलीजन में पैदा हुए तो आप आगे चल के अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे ओपन सिस्टम में हो जाती है। तो जल्दी से थ्योरी के बेसिस पे समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी थ्योरी के बेसिस में इसको क्या कहता है। इंक्लूड कास्ट एंड ईस्टेट सिस्टम, इसमें जाति और जागीर ईस्टेट प्रणालियां शामिल होती हैं। जैसे कि क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे स्टेटस इज एस्क्राइब्ड एट बर्थ एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये हमें बर्थ से ही मिल जाता है और ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि आपका लिंग, अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की ही रहेंगे, लड़के हैं तो आप लड़के ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोज सिस्टम का पार्ट। ओपन सिस्टम में हमारे क्या आता है? ओपन सिस्टम में हमारी क्लास आ जाती है। जैसे कि हम क्लास को ना अपने अचीव्ड स्टेटस से चेंज कर सकते हैं। अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपकी क्लास ऊपर हो जाएगी, आप जो है पदानुक्रम में ऊंचे हो जाएंगे, आप अपर क्लास वाले इंसान कहलाने लगेंगे। तो इसमें ना सोशल मोबिलिटी भी होती है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक गतिशीलता, यानी कि सोसाइटी के अंदर आप किस स्पीड से बदल रहे हैं खुद को, क्या आप ऊपर बढ़ रहे हैं या आप नीचे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के साथ होता है कि वो होते बड़े अच्छे पढ़े लिखे घरानों के होते हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अपने ऊपर मेहनत नहीं करते ना, तो उनकी मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी नेगेटिव वे में चली जाती है और वो फिर गरीब हो जाते हैं और लो क्लास और स्टेटस के लोग हो जाते हैं वो। यही है हमारी सोशल मोबिलिटी। अब इसको अगर हम हिस्टोरिकल वे में समझे ना, तो कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से बताया था कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, एक तो होता है इकोनॉमिक के बेसिस पे, जिसमें इन्होंने बताया था कि सोसाइटी के अंदर ना जो लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं वो हमेशा हाई क्लास में रहते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो लो क्लास में रहते हैं। और क्या बताया था? और उन्होंने बताया था इसी की वजह से ना कास्ट स्ट्रगल भी होता है हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से। क्योंकि जब क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाती है ना, जब हमारे जो प्रोलिटेरिएट लोग हैं वो विद्रोह छेड़ देते हैं बुर्जुआ के अगेंस्ट
और इकोनॉमिक बेस को उखाड़ फेंकते हैं और सब जगह सोशलिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं, उसी की वजह से क्लास स्ट्रगल भी आता है। तो इसको कैसे बताया इन्होंने? बुर्जुआ, यानी कि जो लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, और जो एक्सप्लॉइटेड होते हैं वो होते हैं प्रोलिटेरियट, यानी कि सर्वहारा वर्ग, जो कि वर्किंग क्लास होती है। और अगर हम मैक्स वेबर के पर्सपेक्टिव से समझे ना, तो मैक्स वेबर ने इसको ट्राई डायमेंशनल मॉडल बताया। ट्राई डायमेंशनल मॉडल यानी कि 3 तरीके से, 3 डायमेंशन है इसके। एक तो है हमारा क्लास और स्टेटस। क्लास कैसे आएगी? क्लास आती है हमारी इकोनॉमिक पोजीशन की वजह से, मार्केट सिचुएशन की वजह से, आपकी स्किल्स और वेल्थ की वजह से। और स्टेटस आता है आपके प्रेस्टीज, आपकी इज्जत ऑनर की वजह से। और पार्टी का मतलब क्या है? इन्होंने पार्टी भी एक चीज बताई है। पार्टी होती है एसोसिएशन दैट एम टू सिक्योर पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एक्शन। वे संघ जिनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना है और सामाजिक कार्रवाई को प्रभावित करना है। अगर आप सत्ता को हासिल नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर सोशल मोबिलिटी नहीं ला पाएंगे, आप पदानुक्रम में ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी को वेबर ने ट्राई डायमेंशनल मॉडल भी बोला है। डेविस और मूरे के अगर नजरिए से हम समझे ना, तो डेविस और मूरे ने ना इसकी फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिया। फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है? फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इसकी वजह से ना हम लोगों को सेग्रीगेट कर पाते हैं और उनको अच्छे से समझ पाते हैं। यही बात हमारे डेविड एंड मूरे ने बोला है। इन्होंने बोला है कि जैसे कि हम स्ट्रेटिफिकेशन में अलग अलग लोगों को पहचान पाते हैं ना, तो उसी के बेसिस पे हम उनको रोल एलोकेशन भी दे सकते हैं। रोल एलोकेशन उनको मिल जाएगा, जैसे लड़की का काम सिर्फ लड़की करे, लड़के का काम सिर्फ लड़के करे। तो है तो ये हमारे स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर ही, लेकिन उनको रोल उनको मिल गया ना। क्यों मिल गया? क्योंकि हम उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इसीलिए इसको इन्होंने डिफरेंशियल रिवॉर्ड का भी एक नाम दिया है। कि जब आपने देखा होगा ना आजकल क्या चलता है कुछ सोसाइटी में, क्योंकि वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं और उनको ज़्यादा अंडर पे भी किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं और उनको डिफरेंशियल रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। यानी कि वुमेन्स को अगर कम भी काम कर रही हैं तब भी उनको थोड़ा ज़्यादा या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा या बराबरी पैसा दिया जा रहा है। तो यही बात हमारे डेविस एंड मूरे ने ना इसका फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिया था। फंक्शनल लोग ये बोलते हैं कि देखिए सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब अच्छे के लिए हो रहा है। अगर अच्छे के लिए नहीं हो रहा होता तो वो चीज़ सोसाइटी के अंदर होती ही नहीं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अगर हमारा नेक्स्ट थिंकर के बारे में समझे ना हम, ट्यूमेंस ने क्या क्रिटिक दिया है ना फंक्शनलिज्म का, इसी का ट्यूमेन ने क्रिटिक किया है। यानी कि इसी की उन्होंने आलोचना करी है कि यार फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ना हम स्ट्रेटिफिकेशन को क्यों नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? एक तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है टैलेंट को, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन एक्टिवली लिमिट्स द डिस्कवरी ऑफ टैलेंट अमंग द लोअर क्लास। यानी कि लोअर क्लास के टैलेंट को ना ये कम कर देता है। और इन्होंने क्या बोला था कि ये ना पावर की तरह काम करता है, फंक्शन की तरह नहीं। मतलब हाई रिवॉर्ड रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल पावर ऑफ एलिट्स एंड टू डिमांड वेल्थ एंड फंक्शनल इंपॉर्टेंस। यानी कि इसको जो अमीर लोग होते हैं ना एक तरीके का टूल की तरह भी यूज करते हैं अपनी पावर और अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए। ये बात हमारे ट्यूमेन ने क्रिटिक करके बताई थी फंक्शनलिज्म के, कि इस के जो डेविस एंड मूरे का जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर के, उसको इन्होंने क्रिटिक किया और इसको इन्होंने फ्लॉ भी बताया। फ्लॉ है ये महत्व में दोष है, यानी कि फ्लॉ इन इंपॉर्टेंस। पियरे बोर्डियू के बारे में अगर हम बात करें तो पियरे बोर्डियू ने स्ट्रेटिफिकेशन बताया कई प्रकार से। एक तो उन्होंने बताया फॉर्म्स ऑफ कैपिटल के प्रकार से, कि हमारे अंदर जो कल्चरल कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है, और जो हमारा एम्बॉडीड यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल होता है, इसकी वजह से भी सोसाइटी के अंदर हायरार्कीज आती है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और हैबिटस होता है हमारी जो डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स होती हैं, जो हमने बचपन से सीखी हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेटिफिकेशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। अगर गरीब इंसान अचानक से कभी अमीर बन जाता है ना, तो उसके अंदर वो हैबिटस नहीं आता, वो अमीर वाला ना हैबिट नहीं आती उसके अंदर। उसको वो अपनाने में टाइम लगता है, वो चेंज लाने में, और हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स भी बीत जाएँ वो हैबिटस क्रिएट करने में। तो यही चीज़ हमारे पियरे बोर्डियू ने भी बोली थी। और हमारे रैल्फ डैरेंडॉर्फ जो कि नियो मार्क्सिस्ट भी हैं, ये खुद को नियो मार्क्सिस्ट मानते थे, इन्होंने ना अथॉरिटी की नज़र से इस चीज़ को बताने की कोशिश करी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, और आईसीए के रूप से बताने की कोशिश करी है। आईसीए का मतलब होता है इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस वेयर अथॉरिटी रिलेशंस एग्जिस्ट। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे अथॉरिटी वाली रिलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, एंड उसी की वजह से सोसाइटी के अंदर या उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रेटिफिकेशंस आता है। और इन्होंने रोल ऑफ अथॉरिटी की बात करी है, वही कि अथॉरिटी की वजह से ना समाज के अंदर, एसोसिएशंस के अंदर
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है। कुछ लोग वो होते हैं जो अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी जमाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो अथॉरिटी फॉलो करते हैं। यही बात हमारे राल्फ डायरेंडॉर्फ ने अपने न्यू मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताई है, और इन्होंने पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर ये अध्ययन करके बताया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम अपने नेक्स्ट थिंकर गेरार्ड लेंस्की की नज़र से देखें ना, गेरार्ड लेंस्की क्या बोलते हैं, इन्होंने बताया कि भैया एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से और सरप्लस की वजह से, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उसकी वजह से वो लोग आगे निकल जाते हैं, बाकी के लोग पीछे रह जाते हैं। और सरप्लस की वजह से भी कुछ लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस क्रिएट करते हैं, इतना ज़्यादा सरप्लस क्रिएट करने लगते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कि वो गरीबों का, यानी कि जो मिडिल क्लास है ना, उसका भी सारा प्रॉफिट अपने पास खींच लेते हैं। इसी की वजह से इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी और सरप्लस भी जो है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ाती है। इनइक्वालिटी बढ़ाती है, इसी की वजह से इनइक्वालिटी आती है। ये इनइक्वालिटी पहले हमारे अग्रेरियन सोसाइटीज़ में भी होती थी, यानी कि हमारे कृषि समाज में भी होती थी, एंड ये हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी आ गई है। और अभी ये हमारी कंटेम्प्ररी, यानी कि हमारी जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसमें भी ये चीज़ आ गई है अकॉर्डिंग टू गेरार्ड लेंस्की। लेकिन हो किसकी वजह से रहा है? सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड सरप्लस की वजह से ही ये स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है। अब इसकी इंटरसेक्शनैलिटी वाली जो इसका वो है ना पर्सपेक्टिव, वो समझ लेते हैं। इसमें ना हमारे मेनली जो फेमिनिस्ट थिंकर्स होते हैं ना, वो बात करते हैं और इसको क्रिटिकली देखते हैं। क्रिटिकली देखते हैं यानी कि इसको आलोचना के नज़रिए से देखते हैं। इसको लोग देखते हैं मल्टीपल ऑपरेशन की नज़र से। वुमेन्स इसको मल्टीपल ऑपरेशंस की नज़र से देखती हैं। कैसे देखती हैं ये बताती हैं। जैसे कि हमारी किम्बरली क्रेंसो ने बोला था, एम्फेसाइजिंग दैट इनइक्वालिटीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि जो इनइक्वालिटीज है ना, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है ये बताती हैं। आइडेंटिटीज लाइक रेस, क्लास, जेंडर एंड कास्ट ओवरलैप टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ऑफ डोमिनेशन, यानी कि हमारी क्लास, कास्ट, जेंडर, रेस, ये सब मिला करके ना, सब मिल करके एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके का डोमिनेशन बना देती है, कि एक मैट्रिक्स बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर और हम लोगों के अंदर जो थोड़े निम्न स्तर के लोग होते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं कुछ लोग। यही बात इन्होंने मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन अपनी थ्योरी की नज़र से दी है। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस के भी बारे में बात करी है। यानी कि इन्होंने क्या बताया था, क्या है वो यूनिक एक्सपीरियंसेस, वो हैं ऑपरेशन इज नॉट सिंपली एडिटिव, यानी कि क्लास, जेंडर, इट क्रिएट्स अ होल यूनिक स्ट्रक्चर पोजीशन, यानी कि जो हमारे ऑपरेशंस है ना, वो सिर्फ हमारी क्लास और जेंडर तक ही सीमित नहीं रह गए, अब वो और भी अलग यूनिक वे में, यूनिक स्ट्रक्चर में घुस गए हैं। और वो सिर्फ अब उनकी जो प्रेजेंस है ना, सिर्फ पुराने टाइम की तरह सिर्फ क्लास और जेंडर में नहीं रह गई, अभी वो रेस में भी आ गई है, अभी वो कास्ट एंड रिलीजन में भी आ गई है। और क्या बोलती हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे, अ दलित वर्किंग क्लास वुमन एक्सपीरियंस स्ट्रेटिफिकेशन डिफरेंटली देन अ दलित मैन और अपर कास्ट वुमेन। ये बोलती हैं कि जिस तरीके से एक दलित वुमन है ना, वो डबली एक्सप्लॉयटेड है। डबली एक्सप्लॉयटेड क्यों है? पहली बात तो वो वुमन है, और दूसरी बात कि वो दलित वुमन है, तो वो अपने घर में भी वो एक्सप्लॉइट हो रही है अपने पति द्वारा, और वो समाज में भी एक्सप्लॉइट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। तो इसी को इन्होंने यूनिक एक्सपीरियंस एंड डबली एक्सप्लॉयटेड इन्होंने बोला है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। लास्ट में अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे इस मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको CUET PG 2027 सोशियोलॉजी से क्लियर करना है, तो आप मेरा इन दोनों में से कोई सा भी बैच ले सकते हैं। एंड ये बैच लेने के लिए अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम 48% से लेके 50% तक डिस्काउंट मिलेगा, एंड आपको हाफ रेट में भी ये कोर्स मिल जाएगा। तो होपफुली आपको आज का ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।